हेलो एवरीवन, हम लोग आज क्लास 10th मैथ में पूछे जाने वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आने की पूरी उम्मीद है। यानी कि कई बार पूछे गए हैं पिछले सालों में और अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है। अर्थात यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ये समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपका है, x के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। x का मान निकालना है आपको, जबकि 2x, x + 8 तथा 3x + 1 किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर। पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। लिखेंगे चूंकि 2x, x + 8, तीसरा क्या है 3x + 1 किसमें है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, ठीक। अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी में क्या होता है, a2 - a1 बराबर हो जाएगा a3 - a2, है ना। यानी सार्वधांतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो सार्वधांतर होता क्या है, ये आपका a1 है प्रथम पद, ये a2 है, ये a3 है। तो a2 - a1 ये भी सार्वधांतर है, यानी d का फार्मूला, a3 - a2 ये भी सार्वधांतर है। तो इनको आपस में बराबर कर देंगे। तो a2 के जगह पर क्या लिख देंगे, x + 8 माइनस a1 हमारा है कितना, 2x इक्वल टू a3 हमारा कितना है 3x + 1 माइनस a2 कितना है x, लेकिन आगे माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा 8, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो जो है 1x प्लस का है, ये माइनस का 2x है, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x + 8 बचेगा। इधर 3x से x चला गया, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 8 प्लस का है, माइनस का है, और 1 प्लस का है, तो इसमें से घट जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब 7 को इधर ले आएंगे, 2x इस -x को इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो 8 7 15 बराबर हो जाएगा, ये 2x और 1x मिलकर 3x, तो 15/3 इक्वल टू x हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 × 5 15, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 5। x बराबर आंसर आ गया आपका 5, ठीक। तो हमको निकालना था x के किस मान के लिए ये तीनों समांतर श्रेणी में होंगे, तो ये आपका जो है x बराबर 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन हमको दे रखा है और हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a², जहाँ a आपकी क्या है, घन की भुजा है, ठीक। ये फार्मूला होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का। तो हमको अब संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए घन की भुजा चाहिए। क्या चाहिए, घन की भुजा। घन की भुजा कहाँ से निकालेंगे, आयतन से। आयतन दे रखा है, भुजा दी नहीं है, लेकिन हम आयतन की मदद से क्या निकालेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, 729। घन का आयतन कितना दे रखा है, 729। अब घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है a³, यानी कि घन का आयतन 729 है, मतलब a³ आपका 729 है। a³ मतलब a क्या है, घन की भुजा है, ठीक। तो a³ मतलब घन का आयतन 729 है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या a³, तो a³ बराबर 729। अब a का मान कब निकलेगा, जब इधर a की पावर 3 है, इसको भी हम पावर 3 में कन्वर्ट करें, तो a की घात 3 बराबर, ये आप जानते हैं 9 की घात 3 होता है। अब 9 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी 9 का ये क्यूब है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ठीक। तो देखिए घातें बराबर हैं, तो यहाँ पर आधार बराबर हो जाएंगे, यानी a बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और a क्या है, घन की भुजा, यानी घन की भुजा हमको पता चल गई, कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, टोटल सरफेस एरिया क्यूब, है ना, क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, 6a², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे
ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कर लेंगे तो 6 गुणे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 अठे 48, तो ये हो जाएगा 486 और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर भी इसमें भी हमको अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2, ये हो जाएगा। ये पहला निर्देशांक हो गया कामा, है ना। दूसरा क्या होता है m1y2, क्या होता है m1y2 + m2y1 अपान m1 + m2। ये फार्मूला कभी भी आपको अंतः विभाजन का निकालने के लिए आए, यानी अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आए, आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात ये हमको कि हमको x1y1 x2y2 की वैल्यू पता हो और m1 m2 की पता हो। तो यहाँ पर दिया गया है, हमको सारी वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक है आपका 2, -3, तो मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ है। ठीक, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, -3 और यहाँ पर दूसरा वाला बिंदु है ये -4, 6, ये आपका हो जाएगा इसके निर्देशांक -4, 6। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, है ना, तो ये रेखाखंड हो गया आपका, ये लाइन जो है ये एक रेखाखंड हो गया, को 1:2 के अनुपात में। अनुपात आपका क्या दे रखा है, अनुपात दिया है 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले। तो मान लिया ये बिंदु आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसको अंतः विभाजित करने वाले बिंदु सी के निर्देशांक हमसे पूछा गया है। इस बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। ठीक, इस तरीके से तो लिखेंगे अतः अंतः विभाजन करने वाले, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु सी के निर्देशांक, है ना, बिंदु सी के निर्देशांक बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा m1x2 + m2x1 अपान हो जाएगा m1 + m2 कामा यहाँ पर m1y2 क्या हो जाएगा m1y2 + m2y1 अपान हो जाएगा m1 + m2। देखिए हमने ये आपको चित्र समझने के लिए बना दिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप चित्र नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगा सकते थे कि अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये फार्मूला लगा लेते और वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देते। ठीक, तो यहाँ पर देखिए m1 के स्थान पर कितना रख देंगे 1 × x2 हमारा कितना है -4 ब्रैकेट में रख देंगे इसको। m2 कितना है हमारा 2 है और x1 कितना है, x1 है 2। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि नीचे m1 + m2 कामा लगा दिया। यहाँ पर देखिए m1 का मान कितना है, m1 का मान फिर से 1 × y2 हमारा है 6 प्लस m2 कितना है 2 है इंटू y1 कितना है -3 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अपान कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 का गुणा -4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है बीच में, 2 दूनी 4 हो गया, अपान नीचे 3 हो जाएगा कामा। यहाँ देखिए 6 कम 6, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिए -4 + 4 0 हो जाएगा, 0/3 कामा यहाँ पर देखिए ये भी 0/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 0 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 0 आ जाएगा, यानी 0, 0 इधर भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि बिंदु सी जो आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये अंतः विभाजन करता है, बिंदु सी है ना, मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0, 0। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दे दी गई है और इस टेबल से आपको माध्य निकालना है। माध्य मतलब समांतर माध्य निकालना है। ठीक, तो समांतर माध्य के लिए सबसे पहले हम लोग
जो है समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। आप जानते हैं 3 मेथड हैं समांतर माध्य निकालने के। एक प्रत्यक्ष विधि है और दूसरी क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, और तीसरी आपकी क्या है स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन विधि। तो अब यहाँ पर चाहे जिस विधि का आप यूज करेंगे आंसर सेम आएगा। तो जब हमको x यानी कि जो इन दोनों इनका जो अभी निकालेंगे हम लोग मध्यमान या वर्ग चिन्ह जिसे बोलेंगे, वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं x की वैल्यू और आवृत्ति जो f की वैल्यू है ना, तो इनकी वैल्यू अगर छोटी है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आप समझ लीजिए प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। बारंबारता इसको बोलेंगे FI है ना, और फिर यहाँ पर XI जिसको वर्ग चिन्ह बोलेंगे निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आपका वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से कितना है 50 है। बारंबारता आपको दी गई है 8, 12 इस तरीके से लिखना ताकि जोड़ने में आसानी रहे। 10, 11 और 9 इस तरीके से बारंबारता आपको दे रखी है। अब इन दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे। एक साई कैसे निकालते हैं, जो ये वर्ग अंतराल है इनके दोनों आप जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब देखिए कितने का अंतर है, तो सब में 10-10 का अंतर है, 10 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक साई निकला है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका FI और XI ज़्यादा बड़े तो नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए क्योंकि 2 नंबर का है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगला जो बनाएंगे कॉलम वो हो जाएगा FI गुणे XI। क्या बनाएंगे, FI गुणे XI का कॉलम बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये आपकी टेबल हो गई। तो यहाँ पर सिग्मा FI निकलेगा, जब बारंबारताओं को जोड़ेंगे सिग्मा FI निकलेगा। देखिए यहाँ पर 8, 2, 10, 10, 11, 11, 9, 20 के 0, हासिल आया 2, 1, 2, 3, 3, 2, 5 हो गया। ठीक, यानी कि 50 सिग्मा FI कितनी आ गई 50 आ गई। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो 8 पंचे 40, फिर यहाँ देखिए 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0, हासिल आया 6, 12 कम 12, 6, 18, 180 हो गया। उसके बाद 10 का गुणा 25 से करेंगे तो 250 आ जाएगा। यहाँ पर 11 का 35 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55, कैरी कितना है 5, 11 33, 5 38 हो जाएगा। यहाँ पर 9 पचे 45 के 5, 9 चौक 36, 36 4 40 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इनको गुणा कर लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI देखते हैं कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 5, 5, 10 का 0। ठीक, फिर यहाँ पर 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 8, 25 हो जाएगा। 25, 25 और ये कितना हो जाएगा 26, क्योंकि कैरी अभी 1 आया था, अब 2 हो गया कैरी। यहाँ पर देखिए 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 2, 12, तो ये 1260 हो गया। ठीक, आपका सिग्मा FI XI कितना आया 1260 आ गया, और सिग्मा FI कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, है ना। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। ये प्रत्यक्ष मेथड है। ठीक, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा FI XI कितना आया है 1260, और यहाँ पर कितना आया 50, नीचे 0 0 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 126 ऊपर बचा बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 26 हो गया। 25, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आपका ये माध्य बराबर आपका आ जाएगा, माध्य आपका आ जाएगा 25.2, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 25.2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये भी कई बार आया है पेपर में। देखिए यदि cot A बराबर B/A, तो सिद्ध करना हमको B sec A/A cos A के इक्वल टू 1। ठीक,
अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको कॉट ए की वैल्यू गिवन है, अब हमको इसको प्रूफ करना है तो सेक ए और कॉसेक ए की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कॉट ए की वैल्यू दी गई है, इसकी मदद से हमको सेक ए और कॉसेक ए निकालना है। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट मेथड होता है त्रिभुज मेथड, है ना। तो त्रिभुज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे चूँकि कॉट ए बराबर आपका दिया गया है, कॉट ए बराबर दिया गया बी अपान ए। ठीक, आप जानते हैं कॉट ए बराबर होता क्या है। ठीक, तो ये होता है tan का उल्टा होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना। यानी कि आधार क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कोण बी जो हमारा 90 डिग्री है उसको बी मान लेते हैं, ये सी। अब ये कोण ए हमारा, ए के सामने भुजा लंब हो जाएगी और बी हमारा 90 है, इसके सामने भुजा कर्ण हो जाएगी। बाकी ये क्या जो है ये बी ए क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ पर देखिए आधार हमारा हो जाएगा बी, ये ए बी जो है आधार हो जाएगा। लंब की बात करें तो ये ए हो जाएगा, है ना। लंब हमारा बी सी हो गया और ए बी क्या हो गया, आधार। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, इसको लंब इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब कि बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी हमको तो पता नहीं, तो बी सी कितना है ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू हमको पता चल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको ज़रूरत है सेक ए, सेक ए क्या होगा, तो इसलिए सेक ए की अगर हम बात करें, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। यानी कर्ण हमारा क्या है ए सी और ए सी हमारा क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आधार कितना है बी। तो हमारा सेक ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी। फिर हम लोग कॉसेक ए निकालेंगे, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, तो कर्ण हमारा फिर वही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान कर्ण बटे लंब, लंब हमारा ए है। ठीक, तो हमको सेक ए की वैल्यू पता चल गई, कॉसेक ए की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग LHS ले लेते हैं। अतः अब क्या लेने पर LHS हमारी क्या है, LHS है बी सेक ए, क्या है बी सेक ए अपान ए कॉसेक ए अपान ए कॉसेक ए, ये LHS है। इसके बराबर हमको 1 लाना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए b इंटू सेक ए के प्लेस पर क्या रख देंगे, इसके प्लेस पर रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, पूरे का बटे लगा देंगे। यहाँ पर नीचे ए कॉसेक ए, कॉसेक ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए। ठीक, अब देखिए ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर, ऊपर बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी यही चीज़ बची अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारी क्या है RHS, क्या हो जाएगी RHS। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको प्रूफ कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, यदि बिंदु x,5 तथा 2,-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आएगा 100%, 100% आएगा। यदि बिंदु x,5 और 2,-3 के बीच की दूरी 17 है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी गई है और हमको x का मान निकालना है। ठीक, तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी हमको d कितनी दे दी गई है, 17 है, तो d के स्थान पर रख देंगे 17 इक्वल टू अंडर रूट x2। देखिए ये आप x1 y1 मान लें और ये x2 y2 मान लीजिए। ठीक, तो x2 हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस x1 कितना है, x1 x है, 2 - x का होल स्क्वायर। फिर y2 देखिए यहाँ पर -3 है,
y2 के स्थान पर -3 माइनस y1 हमारा 5 है, y1 कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा -x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 17 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए इधर से अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -3 और -5 दोनों जुड़ जाएंगे तो -8 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289, यहाँ a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस -8 का स्क्वायर, माइनस वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो 8 3 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 289 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस का 64। ठीक, अब यहाँ पर 289 इक्वल टू 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x, 68 को बराबर के इधर ले आएंगे, 289 ये माइनस में आ जाएगा इक्वल टू उधर बचा x स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक, घटा दीजिए, 9 से 8 गया 1 बचा, 8 से 6 गया 2 बचा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि आपका ये 221 इधर हो गया इक्वल टू इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x। 221 को उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 221 हो गया। ठीक, 0 को आप उधर भी लगा सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 221 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं इसका गुणनखंड बना के। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं मानना है तुमको कि गुणा करने पर 221 आ जाए, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 221 आए घटाने पर 4 आ जाए, तो ये हमको पता तो है नहीं, तो इसका क्या करेंगे आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 221 का आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका 11 से कट जाएगा, देख लेते हैं 11 से, अगर हम 11 नहीं कटेगा, 221 का फैक्टर बनाना है, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो 221 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। ठीक, देख लेते हैं, नहीं तो इसमें लगा देंगे हम लोग द्विघात फार्मूला। इसका हम लोग बेटा क्या कर लेंगे, इसका जो है द्विघात फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक, तो द्विघात फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, द्विघात फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, यहाँ पर x बराबर -b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक जो होता है चिन्ह सहित वही b का मान होता है, तो ये यहाँ पर -4 है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ 4 हो जाएगा प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर, यानी b की वैल्यू कितनी है -4 है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, और c हमारा अचर पद माइनस का 221 है, माइनस का 221 यहाँ पर रख देंगे, अपान नीचे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, x स्क्वायर के आगे कितना लिखा 1, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, अपान 2 हो जाएगा, तो x बराबर ये 4 प्लस माइनस इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 और 8 1 9, 900 आ गया अंडर रूट अपान 2, x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 900 किसका अंडर स्क्वायर रूट होता है 30 का बटे 2, तो ये हमारे पास जो है निकला। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव लेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 प्लस 30 बटे 2, यानी कि हो जाएगा 34 बटे 2, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 17। फिर लिखेंगे निगेटिव लेने पर, क्या लेने पर, निगेटिव लेने पर x बराबर 4 माइनस 30 बटे 2, यानी कि हो जाएगा माइनस का 26 बटे 2, काट देंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। अतः हमने क्या देखा, x बराबर 2 आंसर मिले हमको, -13, 17। ठीक, -13,
17। तो ये x के 2 मान हो जाएंगे हमारे। x का मान हमको निकालना था, तो x बराबर -13, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इधर LHS से या RHS प्रूफ करना है ना। क्योंकि सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। तो यहाँ पर हम लोग LHS ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 LHS ले लेंगे। LHS हमारी दी गई है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा अपान में क्या है cos थीटा प्लस cos थीटा अपान क्या है 1 + sin थीटा। ठीक, ये हमारा LHS हो गया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर प्रूफ करने वाले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें हमको साइन और कॉस के फॉर्म में लाना रहता है। लेकिन यहाँ पर साइन कॉस ऑलरेडी बना है, तो अब ये भिन्न के रूप में आ गया, तो क्या करेंगे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हर का लासा लेते हैं। लासा लेने में इस तरीके के अगर हर यानी कि साइन कॉस अगर हर में हो तो सिर्फ आप गुणे में लिख दीजिए इनको। तो कॉस थीटा और ये जो है इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक। तो ये 1 + sin थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो ये दोनों सेम सेम है ना ये दोनों, तो क्या हो जाएंगे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा का गुणा जब cos थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब नीचे तो यही रहेगा, ठीक। cos थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा। ऊपर देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है ना। ये a 1 को a मान लीजिए, sin थीटा को b, तो a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 × a का मतलब 1 इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर प्लस का क्या है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 + sin स्क्वायर थीटा, ये 2 × 1 = 2 और 2 × 1 × sin थीटा का गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, नीचे cos थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, इनको इकट्ठा लिख देंगे ताकि इसकी वैल्यू हमको पता है 1 हो जाएगी। तो 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा अपान नीचे हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 तो ऐसे रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी हो जाएगी, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस कितना है ऊपर उधर 2 sin थीटा अपान नीचे देखिए, नीचे कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे ही आप जो है लेकर चलेंगे, तो ये हमको मिल गया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर का मिटा देते हैं। अब यहाँ से जो है इस 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 2 sin थीटा, नीचे आपका वही रहेगा cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। अब ऊपर देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + sin थीटा बचेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 चला कॉमन लिया तो 1 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो sin थीटा बचा। नीचे क्या बचा cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2/cos थीटा, क्या हो गया 2/cos थीटा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/cos थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको 2 × देखिए आप यही चीज़ लिखी है, अगर आप इसको गुणा करेंगे 2 × 1 = 2 तो यही आएगा। 2 × 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, है ना। यानी कि ये हमारा आ गया 2 sec थीटा, और यही हमारी क्या हो गई RHS हो गई, है ना। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिए थे हम और RHS आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम मतलब लासा निकालना है, ठीक। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए 100% एग्जाम में आपके एलसीएम या एचसीएफ का 100% आएगा, आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा, ठीक।
अगर दोनों चीज़ किसी क्वेश्चन में निकालने है यानी लासा और मासा दोनों चीज़, तो वो 4 नंबर में आएगा, या फिर बहुविकल्पी में देखने को मिल सकता है या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमको 92 और 510 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इन दोनों का क्या कर लेते हैं, आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये देखिए 92 है, इसको जो है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 23 दून 46 होता है ना भाई, 2 दूनी 4, 2 23 6। अब ये हमारा 23 से ही कटेगा, तो ये जो है 92 का गुणनखंड हो गया, यानी 92 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, इधर जो है हम लोग 510 का कर लेते हैं। 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पर 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर एक 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या 3 से 5 5 10 2 12। ठीक, अंकों का योग देखिए 5 5 10 2 12, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से काट देते हैं तो 3 और 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। ठीक, अब 5 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा, यहाँ पर 17 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे पहले जो कॉमन हो वो लिख दीजिए। तो ये देखिए ये कॉमन है ना, तो इसको हमने लिख दिया एक बार। और अगर मासा कहता है, इसका एचसीएफ कहता है, तो सिर्फ यही हमारा हो जाता है, क्योंकि जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे ही एचसीएफ या मासा कहते हैं। तो मासा कहते तो 2 हो जाता है, लेकिन एलसीएम निकालना है तो कॉमन जो हो पहले वो लिखो, बाकी जितना बच जाए सब लिख दो गुणे में। तो ये 2 बच गया, ये जो है आपका 23 हो गया, ये 3, ये 5 और ये 17, सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। अब इसको सबको गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 गुणे 23 ऐसे ही रखेंगे। ठीक, इसको देखिए तीनों पच्चे 15 कर देते हैं, ये आपका 17 हो गया। 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 थे 12, 4 दूनी 8 1 9। ठीक, गुणे कितना हो जाएगा, 15 गुणे कितना हो जाएगा 17। अब 15 का पहाड़ आपको आता ही होगा, 15 दूना 30 के 0, 15 9 135, 135 3 138, 1380। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 1 लगा है पहले लगा देते हैं, 17 8 136, कैरी कितना आया 13, 17 3 51, 51 ऐड कर लेते हैं तो 4, ये 5 1 6 64, 64 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर आपका 6 बचा, फिर 17 एकम 17 6 23, तो ये आपका हो जाएगा 23,460 है ना। ये आपका क्या हो गया, लासा हो गया। लासा कितना हो गया 23,460। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होते हैं समद्विबाहु, है ना, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो हम जो है इसको ऐसे रफली टाइप में बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, और ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, सी। ए के शीर्ष हमारे कितने दिए गए हैं, ये मान लेते हैं कि ए के शीर्ष हैं तो 5, -2, 5, -2। बी के शीर्ष हम 6, 4 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद सी को मान लेते हैं 7, -2, 7, -2। तो इस तरीके से ये शीर्ष किससे कहते हैं, जहाँ पर देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भुजाएं आकर मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्षों के निर्देशांक हमने मान लिया। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या करना है जो है ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों भुजाओं को निकालना है, तीनों भुजाओं की लंबाई। अर्थात जैसे ए बी की बात करेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी की बात करेंगे तो बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी की बात करेंगे तो ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों भुजाओं को निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे अगर 2 भुजाएं बराबर आ गई तो ये दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर फार्मूला आपका हम एक बार लिख देंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट। अगर ए बी की बात करेंगे तो जो पहले अक्षर यहाँ लिखा होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे,
x1 y1, जो बाद में लिखा होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो देखिए x2 मतलब 6 से माइनस कर देंगे 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अगर y2 की बात करें तो 4 हो गया, माइनस y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब ए बी हमारा कितना आ गया, √6 - 5 मतलब 1, 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 2 6 का स्क्वायर हो गया, यानी ए बी की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ए बी की वैल्यू हमने देखा √37 आ गई, है ना, यानी ए बी बराबर √37 हो गया। अब निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी की बात करेंगे। तो एक बार लिख दिया फार्मूला, कोई टेंशन नहीं, बार बार फार्मूला ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप लिख लीजिएगा। जब बी सी की बात करेंगे तो x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो देखिए 7 - 6, यहाँ क्या लिखेंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर, फिर -2 और कितना हो जाएगा -4, है ना, -2 यानी कि y2 - y1 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से 6 गया 1 का स्क्वायर, और ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर प्लस में आता है 36 हो गया, यानी बी सी हमारा हो गया √37। तो हमने देखा बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, √37 आ गई। अब हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी की जब बात करेंगे तो ये हो जाएंगे x2, ये हो जाएंगे x1, 7 - 5 कितना लिख देंगे, 7 - 5 का होल स्क्वायर, फिर -2 ये y2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √ पूरे पर लगाना है। तो 7 - 5 मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ भैया देखिए -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी ए सी हो जाएगा √4, और √4 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होती है 2, तो ए सी हमारी 2 आ गई, ठीक। और 2 यूनिट या इकाई लिख सकते हैं आप यहाँ पर हर जगह पर। ये √37 का वर्गमूल जो है पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए √37 रखना, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा ए बी बराबर √37 इकाई और बी सी बराबर √37 इकाई है, इसलिए हमने देखा कि दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी की वैल्यू बी सी के बराबर आ गई, अर्थात दिए गए शीर्ष, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिख देंगे स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है भैया, ए बी बराबर हमारी किसके आ गई है, बी सी के, है ना, ए बी बराबर बी सी हो गई, ए बी बराबर बी सी। अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक। ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं 2 नंबर वाले, ये ही क्वेश्चन, तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें से जो आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें हमको निकालना है 2 संख्याएं निकालना है, ठीक, और जबकि उनकी शर्तें दी गई हैं। तो आप यहाँ पर x और y, पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, तब भी ये लग जाएगा सवाल। या फिर एक संख्या को x मान लीजिए और दूसरी फिर x के रूप के ही मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर शर्त देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप अगर आप एक संख्या x मान लें तो दूसरी 3x हो जाएगी। या फिर आप क्या कीजिए, x और y मान के करिए, x y मान के ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है, ठीक। पहली संख्या x मान लिया हमने, दूसरी संख्या y हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 शर्तें दी गई हैं। शर्त पहली क्या दी गई है कि इनका अंतर 26 है, इनका अंतर कितना है 26 है, तो x से y माइनस कर देंगे, 26 हो गया हमारा, समीकरण 1 हो गया। शर्त दूसरी देखिए क्या है, शर्त दूसरी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, बात समझिए कि नहीं, एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुनी मतलब ये हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख देते हैं x के स्थान पर क्या रख देंगे 3y माइनस का y बराबर हो गया हमारा 26। ठीक, यहाँ पर x बराबर 3 था, 3y था, 3y उठा के यहाँ रख दिया। अब 3y से 1y गया, 2y बच गया, तो यहाँ पर 26 हो गया। अब ये y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, कैंसिल कर दिया, 13 आ गया। y बराबर 13 आ गया, यानी कि हमारी दूसरी संख्या 13 हो गई। ठीक, y का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक, आपको x आ जाएगा। तो y का मान हम लोग सीधे 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर रख देते हैं, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 गुणे y के स्थान पर कितना रख देंगे 13। ठीक, तो x बराबर आ गया 13 × 3 = 39। ठीक, यहाँ पर देखिए y बराबर 13 आया था, y का मान हम लोगों ने समीकरण 2 में रख दिया, यानी y के स्थान पर 13 रख दिया, तो x बराबर 13 × 3 = 39 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर y का मान 13 हो गया, x का मान 39, यानी कि हमारी पहली संख्या हो गई 39। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः पहली संख्या बराबर कितनी हो गई 39, दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, दूसरी संख्या आ गई 13। ठीक, तो हमारा ये आंसर हो गया 39,13। वीडियो में बच्चों यहीं तक। ये हम आपके जो है 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन थे, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, इनको जो है हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। आप जो है इनको कई बार देख लीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरे 10 क्वेश्चन और लगा लीजिएगा। इन 10 क्वेश्चन में से आपको 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं 2 या 4 नंबर में। ठीक, तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग जो है अगले वीडियो में, जिसमें हम जो है 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक, धन्यवाद।